नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं नागेश गहलोत आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो आइए आज के शिक्षा शास्त्र और बाल विकास का पहला प्रश्न हम देखते हैं। एक छात्र इस विश्वास से अध्ययन करने के लिए अभिप्रेरित होता है कि अच्छा ग्रेड उसके या फिर उसकी कक्षा के प्रतिनिधि बनने में आवेदन में मदद करेगा। अभिप्रेरणा के मानवतावादी सिद्धांत के अनुसार वह किस आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें ये याद रखना है कि आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो मानवतावादी सिद्धांत जो होता है अभिप्रेरणा का मानवतावादी सिद्धांत, तो ये अब्राहम मैस्लो के द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? अब्राहम मैस्लो के द्वारा। तो यहाँ पर बड़ी आवश्यकता होगी, आत्मविश्लेषण की आवश्यकता होगी, सामाजिक आवश्यकता होगी या फिर क्रियात्मक आवश्यकता होगी। तो देखिए उसकी एस्टीम नीड्स के कारण वो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा जो है वो एक छात्र क्या करता है, अभिप्रेरित होता है किसके लिए? प्रतिनिधित्व करने के लिए या फिर नेतृत्व करने के लिए। तो वो क्या हो जाएगी, उसकी बड़ी आवश्यकता, उसकी आवश्यकता क्या है? बड़ा बनने की, मतलब कक्षा का प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता है। तो वो आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत के अनुसार उसकी कौन सी आवश्यकता हो जाएगी? बड़ी आवश्यकता। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार जीन पियाजे द्वारा दिए गए सिद्धांत की अधिगम प्रक्रिया के संबंध में निहित नहीं है। देखिए साथियों, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा है कि कौन सा जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, चार ऑप्शन में, कि कौन सा सिद्धांत जीन पियाजे की प्रक्रिया के अधिगम प्रक्रिया में निहित नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो देखिए कौन सा नहीं है? अधिगम दिए गए ज्ञान की निष्क्रिय अस्मिता है, या फिर अधिगम निर्माण की एक आंतरिक प्रक्रिया है, या फिर अधिगम केवल अवलोकन या अनुभव से उत्पन्न नहीं हो सकता, या फिर अधिगम की प्रक्रिया केवल परिवर्तन की स्थिति में समझ आती है। तो देखिए हम कई बार ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ हम नोटिस नहीं करते हैं और हम उस चीज़ को संबंध में निहित है ऐसा जान लेते हैं। तो नहीं यहाँ पर लिखा है कि कौन सा जो है वो पियाजे के सिद्धांत में वर्णित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा हो सकता है कि अधिगम दिए गए ज्ञान की निष्क्रिय अस्मिता नहीं है। तो अधिगम जो होता है वो सक्रिय अस्मिता होती है, निष्क्रिय अस्मिता नहीं होता है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला, क्योंकि अधिगम जो होता है वो ज्ञान की निष्क्रिय अस्मिता नहीं होती है, वो सक्रिय अस्मिता होती है। तो ये तीन जो बाकी बचे हुए ये पियाजे ने अपने सिद्धांत में बताया है कि अधिगम निर्माण एक आंतरिक प्रक्रिया है। ये अधिगम निर्माण की एक मतलब आंतरिक मतलब संज्ञानात्मक विकास के द्वारा उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है और अधिगम केवल अनुभव और अवलोकन के द्वारा ही उत्पन्न नहीं किया जा सकता। पियाजे मानते हैं कि अधिगम जो होता है वो ज्ञान निर्माण की आंतरिक प्रक्रिया है और ये केवल अवलोकन और अनुभव से ही प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिए अनुभव पर जोर किसने दिया था? तो अनुभव का जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था, परंतु पियाजे मानते हैं कि अधिगम केवल अवलोकन या फिर अनुभव से ही उत्पन्न नहीं हो सकता है। और चौथा ऑप्शन क्या है? अधिगम की प्रक्रिया केवल परिवर्तन की स्थितियों में ही समझ आती है। ठीक है, तो ये जो है ये किसने? पियाजे ने दिया है। तो इसमें बताया गया है कौन सा पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में प्रस्तुत नहीं है, तो वो है निष्क्रिय अस्मिता नहीं है। यहाँ पर क्या आ सकता है? सक्रिय होता तो ये सही होता। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम कि समान आयु वर्ग के बच्चों का होना और समान सामाजिक पृष्ठभूमि को साझा करना के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? खेलने के साथी के रूप में जाना जाएगा, मित्र के रूप में जाना जाएगा, सहपाठियों के रूप में जाना जाएगा, या फिर साथियों के समूह के रूप में जाना जाएगा। तो देखिए क्या प्रश्न है आपके? समान आयु वर्ग के बच्चे जो होते हैं वो देखिए बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था जो होती है उसमें बच्चे क्या करते हैं? अपनी समान गैंग एज कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे अपनी समान उम्र के साथियों के साथ एक गैंग बनाते हैं। तो समान आयु वर्ग के बच्चों का समान सामाजिक पृष्ठभूमि को साझा करना के रूप में जाना जाता है। तो वो क्या होगा? वो साथियों का समूह होगा, एक पीयर ग्रुप बनाएगा बच्चा। किस अवस्था में? वो पूर्व किशोरावस्था और बाल्यावस्था के दौरान जो होता है वो एक साथियों का समूह बनाता है बाल्यावस्था में। तो ये हो जाएगा साथियों का समूह, इस प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न है, कक्षा के भीतर छात्र की कम सहभागिता किस कारण से हो सकती है? अगर कक्षा में छात्र कम क्रियाशील है, कम सहभागी है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसका किस कारण से हो सकती है?
मॉडल आधारित अधिगम हो सकता है, संज्ञानात्मक संघर्ष हो सकता है, संवादात्मक सत्र हो सकता है, या फिर रुचि की कमी। तो अगर यहाँ पर स्पष्ट है कि अगर किसी छात्र की रुचि किसी विषय के प्रति कम होगी तो वो रुचि वो जो होता है वो क्या सहभागिता उस कक्षा में नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी रुचि जो है वो कम है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रुचि की कमी। अब पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि अवलोकन का एक उदाहरण है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड जो होती है वो किस पर आधारित है? तो अवलोकन का एक उदाहरण कौन सा हमें बताना है? आकलन करना, मूल्यांकन करना, मापन करना, या फिर परीक्षण करना। देखिए, परीक्षण नहीं होगा, मापन भी नहीं होगा, मूल्यांकन भी नहीं होगा। अगर हम किसी चीज़ का असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं, तो वो अवलोकन के अंतर्गत आता है। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन करना, बस उससे उससे पूछना वगैरह कुछ नहीं। हम किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसी चीज़ का अवलोकन कर रहे हैं, तो वो आकलन के अंतर्गत आता है। ठीक है। छठा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस में एक अक्षमता मौजूद है? अक्षमता किस में मौजूद है? यहाँ पर प्रश्न आपके दिया गया है कि किस में एक अक्षमता मौजूद है। ठीक है, तो अक्षमता बताना है। केवल आत्मसंयम, निपुणता या शारीरिक समन्वय, या फिर उपयुक्त सभी। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है इसमें? उपयुक्त सभी, जबकि चौथा होना चाहिए ये। ठीक है, तो केवल आत्मसंयम, निपुणता या शारीरिक समन्वय, केवल भाषण, श्रवण या दृष्टि, केवल गतिशीलता, अवगम या स्मृति। तो अक्षमता का मतलब क्या होता है? जो बच्चा सीखने में असमर्थ होता है, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, लर्निंग डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं, उनकी क्या कमी होती है, तो उनमें क्या तत्व मौजूद होते हैं? केवल आत्मसंयम, निपुणता या शारीरिक समन्वय। बिल्कुल सही है। जो जो इसके अगर वो शारीरिक समन्वय नहीं उसका, उसके हाथ अलग कार्य कर रहे हैं, उसका किसी भी चीज़ में शारीरिक फिजिकल जो होती है, उसकी बॉडी होती है, वो किसी भी शारीरिक रूप से अक्षम है, तो वो भी लर्निंग डिसेबल्ड के अंतर्गत आता है। किसी भी चीज़ में निपुण नहीं है वो, तो वो भी लर्निंग डिसेबल्ड के अंतर्गत आता है। और श्रवण है या फिर भाषण बाधित है, वो श्रवण बाधित को क्या बोल सकते हैं हम उसको? जो सुनने में कम होता है बालक, तो वो श्रवण बाधित होता है। केवल भाषण, तो भाषण भी होता है, लर्निंग डिसेबल के अंतर्गत आता है। अगर वो पढ़ने में असक्षम है तो वो किससे? डिसलेक्सिया से ग्रसित होगा। और केवल गतिशीलता, जो उसकी एक जगह से दूसरे जगह जाने की गतिशीलता या फिर गतिशील होने की कमी है, तो वो भी लर्निंग डिसेबल्ड के अंतर्गत आता है। और अगर उसमें स्मृति की कमी है तो ये भी लर्निंग डिसेबल्ड के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि उसमें अक्षमता मौजूद है। तो अक्षमता देखिए, उसमें डिस्ग्राफिया हो सकता है, डिसकैलकुलिया हो सकता है, एक डिस्ग्राफिया होता है, डिसकैलकुलिया होता है, डिसलेक्सिया होता है, और एक अफेसिया होता है। तो ये प्रकार से जो है वो सभी बच्चे किस में आते हैं? वो आते हैं लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे की श्रेणी में आते हैं, या फिर जो अपनी अक्षमता प्रदर्शित करते हैं उस श्रेणी में आते हैं। सातवां प्रश्न है रिक्त स्थान में एक उत्तेजना सम्मिलित होती है जो अपेक्षित प्रतिक्रिया की संभावना को प्रबल करती है। तो किसमें एक उत्तेजना सम्मिलित होती है? यहाँ पर उत्तेजना के बारे में बताया गया है कि किसमें एक उत्तेजना सम्मिलित होती है जो जो किसके लिए? जो अपेक्षित प्रतिक्रिया, मतलब क्रिया के विपरीत होने वाली, क्रिया के प्रति होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं हम? प्रतिक्रिया कहते हैं। तो वो उसके लिए संभावना को प्रबल करती है। किसके लिए? नकारात्मक दंड के लिए, नकारात्मक पुनर्बनल के लिए, या फिर सकारात्मक दंड के लिए, या फिर लापरवाही। ठीक है, तो जो एक उत्तेजना सम्मिलित होती है किस में होती है? वो नकारात्मक पुनर्बलन में सम्मिलित होती है। अगर व्यक्ति को नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो वो क्या करता है? वो अपने क्रिया के प्रति क्रिया जो होती है, प्रतिक्रिया, वो उसकी प्रबल संभावना बन जाती है। क्योंकि देखिए, जो पुनर्बलन शब्द का प्रयोग किया था, तो वो किसने किया था? वो स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण माना है। तो एक तो सकारात्मक पुनर्बलन होता है और एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन। तो उत्तेजना की नकारात्मक पुनर्बलन में क्या होता है कि उत्तेजना होती है जो किसकी? प्रतिक्रिया की संभावना को ज़्यादा बढ़ा देती है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा नकारात्मक पुनर्बलन। अगला प्रश्न है शिक्षण के लिए कौन सा दृष्टिकोण किसी की स्मृति को मजबूत करता है? अगर स्मृति की बात हो गई तो यहाँ पर बहुसंवेदी होगा, दृश्य स्मृति होगा, या फिर स्पर्श ज्ञान स्मृति होगा, या फिर ऑडियो लिंग्वल होगा। तो देखिए,
ये तो संवेदना के अंतर्गत आती है। दृश्य स्मृति या फिर स्पर्श ज्ञान, स्पर्श करते हैं तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो होता है वो हमें संवेदना की उत्पत्ति होती है। कौन कौन सी? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 जो है ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। या फिर हम इनको क्या बोल सकते हैं, संवेदना जो होती है हमारे व्यक्ति में, वो सब ये किस कारण होती है? तो स्पर्श जो होता है ये भी हमारी क्या होती है? संवेदना होती है। दृश्य स्मृति ये भी संवेदना के अंतर्गत आती है, क्योंकि आँख जो होती है वो दृश्य स्मृति के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुसंवेदी, क्योंकि संवेदनाएं यहाँ पर ये तीनों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो शिक्षण के लिए कौन सी दृष्टिकोण किसी को स्मृति को मजबूत बनाता है? तो वो अगर बहुसंवेदी होगा, उसकी 5 ज्ञानेंद्रियाँ अगर काम कर रही है, तो व्यक्ति शिक्षण के लिए दृष्टिकोण से अधिक व्यापक ढंग से सीख पाएगा वो। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा इसका? मल्टी सेंसरी या फिर बहुसंवेदी व्यक्ति जो होगा वो शिक्षण के लिए स्मृति उसकी अच्छी होगी। 9वां प्रश्न आपके सामने दिया गया है, किसके अनुसार? कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता का स्तर सामाजिक मानदंडों के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है। ये लोगों के एक समूह द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नैतिकता के विकास की बात की गई है। नैतिकता का विकास किसने प्रस्तुत किया है? तो नैतिकता का जो विकास होता है वो कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कोहलबर्ग ने जो है बच्चे का नैतिक विकास किस प्रकार से होता है, एक बालक किस प्रकार से नैतिकता की अवधारणा विकसित करता है अपने अंदर, तो उस प्रकार की जो है ये किसने? नैतिकता का विकास कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, जो इसको मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने जो है 5 अवस्थाएं बताई है। ठीक है, कितनी अवस्थाएं अपने सिद्धांत में बताई है इन्होंने? तो 5 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने। पहली बताई वो है पूर्व नैतिक अवस्था। कौन सी? पूर्व नैतिक अवस्था, या फिर इसको हम, इसका जो काल होता है वो 0 से 2 वर्ष तक या फिर जन्म से 2 वर्ष तक हम मान सकते हैं कि व्यक्ति पूर्व नैतिक अवस्था के अंतर्गत जो होता है वो छोटा होता है बच्चा। जब बच्चा भ्रूण अवस्था से होता है, भ्रूणावस्था में होता है, या फिर हम मान सकते हैं कि वो जन्म लेगा और 2 वर्ष तक का बच्चा क्या नैतिकता को समझेगा? क्योंकि जन्म से 2 वर्ष तक व्यक्ति में किसी भी प्रकार की नैतिकता नहीं होती है, वो नैतिकता की चीज़ से परा होता है। तो इस कारण जो होता है उसमें कोई भी नैतिकता संबंधी भावना नहीं पाई जाती है। इसको किस अवस्था के नाम से जाना जाता है? तो पूर्व नैतिक अवस्था। ये कोहलबर्ग की पहली अवस्था है। दूसरी जो अवस्था बताई इन्होंने वो बताई है स्व केंद्रित अवस्था। तो बाल विकास के अंतर्गत नैतिक विकास का सिद्धांत किसने? कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया। इन्होंने स्व केंद्रित अवस्था जो है वो दूसरी अवस्था बताई। इस अवस्था में की जो इन्होंने एज बताई है वो 3 वर्ष से लगाकर 6 वर्ष तक होती है। और पहली अवस्था की जो एज होती है वो 0 या फिर जन्म से लगाकर 2 वर्ष तक की होती है। तो इन्होंने पहली कौन सी बताई? स्वकेंद्रित अवस्था, जो पूर्व नैतिक अवस्था। ठीक है, पूर्व नैतिक अवस्था जिसमें किसी जन्म से लगाकर 2 वर्ष तक का बच्चा पूर्व नैतिक अवस्था से होता है, जिसमें उसे ये पता नहीं होता है कि उसके लिए क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, क्योंकि जो 2 वर्ष का बच्चा होता है वो नैतिकता की समझ से परे होता है। और 3 से 6 वर्ष की अवस्था जो होती है वो स्वकेंद्रित अवस्था होती है। मतलब बच्चा क्या होता है इस अवस्था में जो होता है वो अपनी वैयक्तिक आवश्यकताओं की, इच्छाओं की पूर्ति जो होता है वो चारों ओर अपनी ओर ही केंद्रित होता है। उसके लिए वही नैतिक चीज़ नैतिक होगी जो उससे जुड़ी होगी। ठीक है, जो बच्चे से जुड़ी होगी वही उसके लिए नैतिक हो जाएगी। तो ये अवस्था हो जाएगी स्वकेंद्रित अवस्था। अब तीसरी जो होती है वो होती है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पारंपरिक अवस्था। तो इस अवस्था का जो काल होता है वो होता है 7 वर्ष से किशोरावस्था तक। किशोरावस्था कब प्रारंभ होती है? 12 वर्ष से। ठीक है, 7 वर्ष से 12 वर्ष तक जो होता है ये काल व्यक्ति के या फिर एक बच्चे के किसके नैतिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि वो समाज के जो बनाए गए नियम है, जो परंपराएं हैं, उन सबको धारण करता है वो बच्चा। तो वो किस अवस्था के अंतर्गत? 7 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो बच्चे के नैतिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। क्योंकि वो समाज की विभिन्न संस्थाएं हैं उनसे जुड़ता है, अपने नैतिक गुणों का विकास करता है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा परंपराओं को धारण करता है। तो ये हो जाएगी परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था या फिर पारंपरिक अवस्था। तो ये इस प्रश्न में दिया गया है कि किस स्तर पर समाज के नियमों संगठनों से जुड़ता है बच्चा। तो
सामाजिक नियमों को कब सीखता है वो, तो किस अवस्था में सीखेगा वो, पारंपरिक अवस्था में सीखेगा या फिर परंपराओं को धारण करने की अवस्था जो होती है वो 7 वर्ष तक, 7 वर्ष से 12 वर्ष तक या फिर 7 वर्ष से किशोरावस्था के आरंभ तक होती है। तीसरी होती है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। देखिए हमने पहली पढ़ी पूर्व नैतिक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक या फिर जन्म से 2 वर्ष तक बोल सकते हैं। दूसरी है स्वकेंद्रित अवस्था जिसमें बच्चा स्वयं के लिए जो अच्छी चीज होगी उसी को नैतिक मानेगा। और तीसरी होती है परंपराओं को धारण करने की अवस्था या फिर पारंपरिक अवस्था जिसमें बच्चा समाज के नियमों को सीखता है, उसकी परंपराओं को धारण करता है। और चौथी जो अवस्था होगी वो आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था होती है। ठीक है, इससे किशोरावस्था में बच्चा होता है वो सीखता है। ठीक है, तो वो आचरण और व्यक्तित्व संबंधी गुण स्वयं ही आलोचना करता है और स्वयं ही अपने व्यवहार में धारण करता है। पूर्णता की इच्छा के कारण वह स्वयं से असंतुष्ट रहता है। इस कारण इस अवस्था को क्या कहा जाता है, आधारहीन आत्मचेतने की अवस्था कहा जाता है। नैतिकता को अपना आदर्श मानता है बच्चा और वो वास्तविक तथा व्यावहारिकता से काफी दूर ले जाती है उसको। समाज की वास्तविकता से और व्यावहारिकता से क्या, वो नैतिकता जो होती है वो अपने को आदर्श मानने की जो नैतिकता होती है वो समाज की वास्तविकता और व्यावहारिकता से बच्चे को काफी दूर ले जाती है। इस कारण इसको आधारहीन आत्मचेतना अवस्था कहा जाता है। अब आखिरी जो है वो आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था होती है, क्योंकि ये नैतिकता की चरम अवस्था है। चरम अवस्था मतलब आखिरी अवस्था होती है नैतिकता धारण करने की। इसके बाद उसके नैतिक गुणों का विकास स्वतः हो जाता है और वो क्या हो जाता है, बच्चा परिपक्व हो जाता है। तो मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करने लगता है इस अवस्था में वो। तो वो अब प्रत्येक कार्य को नैतिक मूल्य को दायरे में रहकर करता है। तो ये सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया है, कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। अगर आपसे नैतिकता की सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पर कोहलबर्ग आएगा। तो किस अवस्था में सामाजिक मानदंडों को स्पष्ट रूप से निर्धारित होते हैं बच्चे के लिए, तो वो होगी पारंपरिक अवस्था या फिर परंपराओं को धारण करने की अवस्था। तो ये सामाजिक मानदंडों और उनके नियमों को कब सीखता है बच्चा, पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत या फिर पारंपरिक स्तर के अंतर्गत वो सीखता है। तो ये आज हमने चर्चा की है कोहलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित सिद्धांत की, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा दीर्घकालिक स्मृति से कोई सूचना अनुपयोग होने के कारण समाप्त हो जाती है। देखिए दीर्घकालीन स्मृति से कोई सूचना उपयोग में नहीं होती है तो उस कारण वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है, तो अनुपयोग हो जाती है वो। तो वो यहाँ पर दीर्घकालीन स्मृति की बात की गई है। किस वह प्रक्रिया जिसके द्वारा दीर्घकालीन स्मृति से कोई सूचना लुप्त हो जाती है या फिर अनुपयोग में आ जाती है, तो वो क्या होगा, क्षय के कारण जो है कोई सूचना दीर्घकालीन स्मृति से अनुपयोगित हो जाती है। 11वां प्रश्न आपके सामने है कि कोहलबर्ग के विकास का सिद्धांत किस पर केंद्रित है। यहाँ पर कोहलबर्ग से एक और प्रश्न पूछ लिया गया है साथियों। तो देखिए कोहलबर्ग का विकास जो होता है किस सिद्धांत पर केंद्रित है, नैतिक निर्णय पर, नैतिक व्यवहार पर, संज्ञानात्मक निर्णय पर या फिर न्यायिक व्यवहार पर। तो अभी हमने चर्चा की है तो वो देखिए नैतिकता जो है ये दोनों दो इसमें आई गई है, दो ऑप्शन में आपके नैतिक निर्णय और नैतिक व्यवहार। तो देखिए व्यवहार सिद्धांत, व्यवहार का जो सिद्धांत है वो किसके, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, ये सब जो है ये व्यवहारवादी है। परंतु नैतिक जो बच्चे का नैतिक निर्णय होता है उसका मॉरल जजमेंट क्या होगा, इस सिद्धांत में किसने चर्चा की है, कोहलबर्ग ने। तो उसका क्या हो जाएगा, नैतिक निर्णय। कोहलबर्ग के विकास का सिद्धांत किस पर केंद्रित है, तो बच्चे के नैतिक निर्णय पर केंद्रित होता है। आपके अगर प्रश्न आ जाए तो उसका सही आंसर क्या होगा, नैतिक निर्णय, मॉरल जजमेंट। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, किस प्रकार का मॉडल प्रोत्साहन के लिए एक निष्क्रिय अनुमानित प्रतिक्रिया के रूप में विकास का वर्णन करता है। तो कौन सा ऐसा मॉडल है जो निष्क्रियता के अनुमानित मॉडल के रूप में विकास का वर्णन करता है। विकास का वर्णन, यहाँ पर डेवलपमेंट की बात की गई है, विकास अलग होता है और वृद्धि अलग होती है। तो विकास का ऐसा कौन सा मॉडल है या फिर कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो अनुमानित निष्क्रियता की ओर संकेत करता है। तो हमें ये बताना है। तो देखिए यंत्रवत सीखना जो होता है ये निष्क्रियता की ओर संकेत करता है, क्योंकि जो बच्चे का विकास होता है वो यंत्रवत होगा तो वो निष्क्रियता की ओर संकेत करेगा। ऑर्गेनिज्म मॉडल नहीं होगा, अटेंशनल मॉडल नहीं होगा, क्योंकि अटेंशनल मॉडल में बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है और निष्क्रिय रूप से किस में सीखता है, यंत्रवत मॉडल में।
अगला प्रश्न है कि ओसीडी का पूर्ण रूप क्या है। देखिए यहाँ पर ओसीडी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिज़ाइन, या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या फिर ऑब्सेसिव कॉग्निटिव डिसऑर्डर, या फिर ऑफिस ऑफ कॉग्निटिव डिज़ाइन। तो देखिए यहाँ पर ओसीडी का पूर्ण रूप पूछा है, तो ओसीडी के बारे में जान लेते हैं कि ओसीडी होता क्या है। तो ओसीडी साथियों एक ऐसी विकार होता है, एक मनोवैज्ञानिक रोग है जिसमें अगर किसी व्यक्ति के ज़्यादा ही किसी अगर काम में मनोवैज्ञानिक रूप से या फिर वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गया है, तो वो व्यक्ति ओसीडी की समस्या से ग्रसित हो जाता है। उसमें क्या होता है कि उसके दिमाग में एक ही चीज़ बार बार करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। अगर वो हाथ धोए जा रहा है तो हाथ ही धोए जा रहा है, जब तक उसके हाथ से मतलब खून नहीं आने लग जाए तब तक वो हाथ ही धोता जाएगा। तो इस प्रकार की मनोसामाजिक जो मनोविकार होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं किसी व्यक्ति में, तो वो ओसीडी की ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। क्या क्या नाम है इसका फुल फॉर्म ओसीडी का? तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो अगर कोई व्यक्ति बार बार एक ही अनुक्रिया कर रहा है, एक ही क्रिया कर रहा है, तो वो उसका मनोविकार कौन सा हो जाएगा? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इस मनोविकार के अंतर्गत क्या करता है, एक ही चीज़ को व्यक्ति जो है अपने दिमाग में बिठा लेता है और उस चीज़ को बार बार करता जाता है। बार बार करने की प्रवृत्ति ही क्या नाम से जानी जाती है? तो ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न क्या करे, सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। 14वां प्रश्न आपके सामने है कि बाल विकास के सिद्धांत वर्णित करते हैं। क्या सिद्धांत वर्णित क्या करते हैं? बच्चे कैसे पढ़ते हैं और बदलते हैं? बाल विकास के विभिन्न सिद्धांत जो होते हैं वो क्या निर्देश देते हैं या फिर क्या सिखाते हैं? बच्चे कैसे बढ़ते हैं और बदलते हैं? या फिर बच्चे स्कूलों में कैसा व्यवहार करते हैं? या फिर बच्चे कैसे शिक्षित होते हैं? या फिर बच्चे परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? तो देखिए अगर बाल विकास जो होगा वो किस सिद्धांत पर वर्णित होगा? वो होगा कि हाउ टू चिल्ड्रन ग्रो एंड चेंज, मतलब बच्चे कैसे बदलते हैं। बदलना मतलब व्यवहार में परिवर्तन। अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आया तो वो ही बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा? अधिगम होगा। तो वो व्यवहार कैसे बदलते हैं और वो कैसे बदलते हैं और वो कैसे बढ़ते हैं। यहाँ पर बाल विकास में उनके बढ़ना या फिर बढ़ना जो होता है वो केवल अभिवृद्धि नहीं होती, उसमें बढ़ने में विकास भी सम्मिलित है। और वो कैसे बदलते हैं मतलब अपने बिहेवियर को, अपने व्यवहार को किस प्रकार से बदलते हैं, तो ये होता है बाल विकास के सिद्धांतों में। या फिर बाल विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो ये बच्चों को कैसे बढ़ते हैं और बदलते इस ओर इंगित करता है। अब आज का आखिरी प्रश्न है साथियों आपके सामने, किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने पहली बार चिंपांजी पर अपने किए गए अध्ययन से अंतर्दृष्टि अधिगम के सिद्धांत थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग का प्रतिपादन किया? ठीक है, इनसाइट थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग, ये इंग्लिश में जो होता है वो कोहलर का जो सिद्धांत है उसका नाम है इंग्लिश में थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग। और सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसको सूझ का सिद्धांत भी बोला जा सकता है और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी बोला जा सकता है। तो किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया था चिंपांजी पर? तो चिंपांजी पर प्रयोग किया था वोल्फगंग कोहलर ने। वोल्फगंग कोहलर जो थे, इन्होंने अमेरिका की कैनरी नामक द्वीप में, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और अमेरिकी मनोवैज्ञानिक होने के नाते इन्होंने एक कैनरी नामक द्वीप पर चिंपांजी या फिर हम इसको बोल सकते हैं वन मानुष, उन पर प्रयोग किए थे। और पहली बार उन्होंने केले लटका दिए थे, किसी पिंजरे में बंद कर दिया उस वन मानुष को और केले लटकाए। तो उसने क्या किया कि केले प्राप्त करने के लिए बहुत सारी निष्क्रिय जो थी उसकी हलचल या फिर हम उसको बोल सकते हैं उसकी प्रतिक्रियाएं वो की। उसके बाद उसने उसका ध्यान अचानक सूझ उत्पन्न हुई उसके अंतर्गत और उसने छड़ी का प्रयोग करके, जो कोहलर ने थी एक छड़ी रखी थी, तो छड़ी का प्रयोग करके उसने केले को प्राप्त कर लिया या फिर अपने भोजन को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से जो उसने कोहलर ने चार प्रयोग किए चिंपांजी पर। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या इंगित करता है कि व्यक्ति में या फिर किसी भी जो दिमाग वाली चीज़ होती है, जैसे कि व्यक्ति हुए, पशु हुए या फिर पक्षी हुए, इनमें जो होता है सूझ या फिर अचानक सूझ उत्पन्न होती है, जिस कारण इन्होंने अपनी सिद्धांत में क्या कहा,
सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ जो होती है या फिर अपने अंदर जो अधिगम होता है वो अपने आप उत्पन्न होता है या फिर एकदम से उत्पन्न होता है, तो इस कारण इसको सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। और ये किसने दिया? तो वोल्फगंग कोहलर ने अपने सिद्धांत में सूझ या अंतर्दृष्टि का पद का प्रयोग किया है। तो ये थी आज की क्वेश्चन सीरीज, और आशा करता हूँ आप सबको प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको टेस्ट सीरीज अच्छी लगे तो कृपया अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।